So hi everyone, welcome back to my channel and this is the last video of environmental science and जो कि बहुत डिमांडेड वीडियो डेट इज क्वेश्चन आंसर्स की. सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको कवर करने वाली हूँ एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्राई करूंगी, आई विल ट्राई कि मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर जो है इसी वीडियो में करवा दूँ सारे लेसन्स के. बट लेट्स सी कि कितने क्वेश्चन हो पाते हैं, कितने नहीं हो पाते हैं. एंड अगर नहीं हो पाए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर ही दूंगी और अगर हो गए तो वेल एंड गुड. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो नाउ, दैट इज एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस एंड इसमें हम देखने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स. ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखने से पहले जितनी मैंने सुबह से वीडियोस अपलोड करी हैं, ऑल द एक्सप्लेनेशन वीडियो फ्रॉम लेसन 1 टू लेसन 10 उन्हें देख लेना. अगर नहीं देखी और सोच रहे सिर्फ क्वेश्चन आंसर से काम हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन आंसर समझ ही नहीं आएंगे जब तक आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी होंगी. सो लेट्स बिगिन विद द लेसन्स नाउ, दैट इज लेसन 1. एंड अगर आपको वीडियो जल्दी जल्दी देखनी है तो 1.5x की स्पीड पे देख सकते हैं एंड धीरे धीरे देखनी है तो 0.5x की स्पीड पे देख सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ, लेसन 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज. और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा. सो इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज. कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर से क्या समझते हैं एंड दूसरा इसके अप्रोच क्या होते हैं और कैसे जो है ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनवायरमेंटल स्टडीज है ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि इन्वॉल्व करता है स्टडी ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट जैसे कि फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंस. देन ये हैविस की नॉलेज देता है आपको बायोलॉजी, इकोलॉजी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड सोशियोलॉजी. उसके अलावा भी बहुत सारे जैसे कि इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स. एंड अगर हम देखें कि कौन कौन से मेन अप्रोच होते हैं, कौन कौन से मेन चीजें होती है जो कि आपको हेल्प करती है टू सॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. सो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, सारे जो ऑप्शंस होते हैं आपके पास टू सॉल्व द एनवायरमेंटल इश्यूज. नेक्स्ट वी हैव इज डिस्कस सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है एक होता है कि जिससे हम अपनी नीड्स को मीट करें और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, मतलब कि हम ज्यादा भी यूज ना करें और कम भी यूज ना करें, जिससे हम फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है सेव कर सके. बात करें राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सो अगर हम देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो टोटल जो है 17 गोल्स होते हैं जो कि अडॉप्ट किए गए हैं बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2015. एंड ये जो गोल्स होते हैं वो रेंज होते हैं लाइक फ्रॉम पॉवर्टी रिडक्शन, एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. सो ये सारे आपके कुछ कुछ ऑप्शन होते हैं या फिर हम बात करें कुछ कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं. नाउ यू हैव द सेकंड लेसन दैट इज इकोसिस्टम, कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर, पिरामिड्स एंड सक्सेशन. सबसे पहले हम बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में. तो इकोसिस्टम क्या होता है. सो इकोसिस्टम में होते हैं कम्युनिटी जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती है जिसमें बायोटिक फैक्टर्स होते हैं और अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं. अगर आपको इन दोनों के बारे में भी नहीं पता तो इसका मतलब तो आपका पक्का है कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस है उनको नहीं देखा. अबायोटिक और बायोटिक का मतलब क्या होता है ये आपको कमेंट्स में मुझे बताना है. नाउ यू हैव इसकी इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ ट्रॉफिक स्ट्रक्चर एंड एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम. मतलब कि इकोसिस्टम में कैसे जो है एनर्जी फ्लो होती है वो हमें पता चलता है थ्रू द पिरामिड्स जो कि होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स. सो नाउ वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स और जिसमें होता है पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी. इन तीनों के बारे में मैंने आपको डीपली तो एक्सप्लेन कर ही रखा है बट मैं आपको बता देती हूँ नॉर्मली. सो पिरामिड ऑफ नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जो कि ऑर्गेनिजम्स जो है ईच लेवल पे जो है कुछ लाइक ऑर्गेनिजम्स एट ईच लेवल, मतलब कि कितने ऑर्गेनिजम्स हैं ईच लेवल पे, लाइक कितने ह्यूमन बींग्स हैं ईच लेवल पे. देन इज द पिरामिड ऑफ बायोमास. सो पिरामिड ऑफ बायोमास में होता है अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल एट ईच ट्रॉफिक लेवल. सो लिविंग मटेरियल कितने हैं, लाइक अगर पहले तो है कि कितने लोग हैं, ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, दूसरा कितने लिविंग है, लाइक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग जो मटेरियल है वो कितना है. देन यू हैव इज पिरामिड ऑफ एनर्जी जो कि शो करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि ट्रांसफर हुई है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट. नेक्स्ट वी हैव इज द क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज व्हाट इज सक्सेशन इन एन इकोसिस्टम एंड आपको इसके बारे में डिटेल लेनी है. सो सक्सेशन के बारे में मैंने आपको नॉर्मल वीडियो में नहीं बताया था बिकॉज मुझे पता था कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में बताने वाली हूँ. सो सबसे पहले सक्सेशन जो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम चेंज करते हैं इन द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ एन इकोसिस्टम ओवर टाइम. और टू टाइप्स ऑफ सक्सेशन होते हैं लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन. प्राइमरी सक्सेशन वो होते हैं जो कि अकर करते हैं इन द एरियाज जहाँ पे सॉइल जो है मतलब वो नहीं होती है या फिर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज जहाँ पे बेयर रॉक है या फिर कोई न्यूली फाउंड वॉल्केनिक आइलैंड है वो सब चीजें. देन यहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन वो वहां पर होते हैं जहाँ पे जो है बहुत सारी डिस्टर्बेंस हुई होती है, मतलब एक टाइम पे डिस्टर्बेंस हुई है एंड उसकी वजह से जो है आजकल मतलब वहां पे इतनी ज्यादा लिविंग लाइक लिविंग पॉपुलेशन नहीं है सच एज फायर या फिर क्लियर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ऐसे. और जो प्रोसेस है सक्सेशन का वो इन्वॉल्व करता है species colonizing the area which are replaced by a series of more complex and diverse communities until a stable climate community in is established.
देन यू हैव इज लेसन 3 दैट इज इकोसिस्टम, जिसमें आपके पास है बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, फंक्शंस, एनर्जी फ्लो एंड प्रोडक्टिविटी। सो नाउ वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज कि फूड चेन और फूड वेब में जो है क्या डिफरेंस होता है, और ये इसके बारे में आपको बताना विद द एग्जांपल। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फूड चेन के बारे में। सो फूड चेन जो एक लीनियर सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिजम्स का, वेयर ईच ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्व करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म। और जो फूड वेब है ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारी चीजें, मतलब जैसे फूड चेन्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होती है इन एन इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सिंपल फूड चेन को देखें इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम कुड बी लाइक, पहले वो होते ग्रास, ग्रास को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया फॉक्स ने, वही मतलब ये बहुत ज्यादा इजी होती है, दैट इज अ सिंपल। देन यू हैव द फूड वेब। फूड वेब जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, दैट इज जिसमें फूड चेन्स में क्या क्या होते हैं, ग्रास होती है, जो ग्रास को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया फॉक्स ने। देन यू हैव इसकी, अगर ग्रास ने खाया डियर, मतलब डियर ने खाया ग्रास को एंड वॉल्फ ने खाया डियर को। ऑल्सो यू कैन हैव इस स्क्विरल ने खाया ग्रास को एंड हॉक ने खाया स्क्विरल को। सो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फूड वेब्स हो सकते हैं। दैट मीन्स कि जो ग्रास है वो तीनों के लिए, लाइक रैबिट के लिए भी है, डियर के लिए भी है एंड स्क्विरल के लिए भी है। देन ये व्हाट इज प्रोडक्टिविटी। सो प्रोडक्टिविटी क्या होता है, सो प्रोडक्टिविटी और उसमें आपको बताना डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोडक्टिविटी क्या होता है। सो प्रोडक्टिविटी रेफर करता है टू अ रेट एट विच ऑर्गेनिक मैटर जो वो प्रोड्यूस होते हैं इन एन इकोसिस्टम थ्रू फोटोसिंथेसिस। बात करें अगर ग्रोस प्रोडक्टिविटी के बारे में, तो ये होता है टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द फोटोसिंथेसिस। वाइल जो नेट प्रोडक्टिविटी होती है एक अमाउंट होता है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द फोटोसिंथेसिस माइनस द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये आपका एक पूरा टाइप ऑफ डायग्राम भी नहीं, क्या कह सकते हैं, फॉर्मूला या फॉर्मूला है यूज बाय द प्रोड्यूसर्स देमसेल्फ फॉर रेस्पिरेशन। और जो नेट प्रोडक्टिविटी होती है एक एक्चुअल अमाउंट होता है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो कि अवेलेबल होता है टू कंज्यूमर्स इन एन इकोसिस्टम। देन यू हैव इज लेसन 4 दैट इज इकोसिस्टम, जिसमें आप कैसे टाइप्स एंड सर्विसेज। सो डिफरेंशिएट करना आपको सबसे पहले तो बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो होता है जहाँ पे फाउंड होता है ऑन लैंड, मतलब ये फाउंड होता है जनरली लैंड पे, वाइल जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है वो होता है फाउंड इन वाटर बॉडीज। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बात करें तो वो होता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स एंड टुंड्रा। वाइल जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में होता है वो होता है ओशंस, फ्रेश वाटर, लेक्स, रिवर्स, ये सारी चीजें एंड पॉन्ड्स भी होते हैं इसमें। Then you have is the explain the producers and consumers of the grassland ecosystem, like grassland ecosystem and desert ecosystem. So इसमें आपको बताना है producers कौन होते हैं और consumers कौन होते हैं। पहले हम देख लेते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, तो इसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं जैसे कि ग्रासेस, शर्ब्स, हर्ब्स, इनको हम खाते हैं, लाइक वो कंज्यूम होते हैं। और अब इसमें कंज्यूम कौन करते हैं इनको, दैट इज समथिंग हर्बीवोरस, दैट इज जेब्रास, एंटीलोप्स, बिसन एंड ये सारे, एज वेल एज जो कार्निवोरस होते हैं, लाइक कार्निवोरस सच एज लायंस एंड चीतास। सो ये भी जो है कुछ ना कुछ तो खाते ही हैं। देन यू हैव इज इन द डेजर्ट इकोसिस्टम, प्रोड्यूसर जो होते हैं कैक्टाई, क्योंकि मैंने वहां पे तो वही पानी वाले पौधे नहीं उग सकते हैं, सो दैट इज कैक्टाई, क्योंकि वो कहीं में भी मतलब सूखे एरिया में उग जाता है। और अदर इसको पता नहीं मुझे हम क्या कहेंगे, स्यूसलैंड और समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, सो यू कैन रीड दिस, दैट इज प्लांट्स। सो एक चीज और याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया में एक डेजर्ट लाइक पर्टिकुलर एक डेजर्ट ट्री है, दैट इज डेजर्ट ओक, इसके बारे में भी आप लिख सकते हो, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होता है। और उसके ट्रंक में जो है बहुत ज्यादा पानी सेव होता है कि जब भी लोग अगर प्यासे होते हैं लाइक डेजर्टेड एरिया में, तो वो उसको ट्रंक में पाइप डाल के जो है पानी पी सकते हैं। सो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। वाइल जो कंज्यूमर्स होते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम में वो होते हैं रोडेंट्स, स्नेक्स एंड बर्ड्स ऑफ प्रे। आ जाते हैं नेक्स्ट लेसन पे, दैट इज लेसन 5। सो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास है लैंड रिसोर्सेज। फर्स्ट है एक्सप्लेन मेडिकल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स एज लैंड रिसोर्सेज। सो मेडिसिनल प्लांट्स कौन से होते हैं, तो वो प्लांट्स होते हैं जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं और इनको हम यूज कर सकते हैं टू ट्रीट वेरियस एलिमेंट्स, मतलब बहुत सारी हमारी बीमारी वगैरह को जो है ठीक कर सकते हैं। इनमें से एक एग्जाम्पल होता है टर्मरिक, और आई थिंक अदरक भी जो है वो भी एक टाइप की मेडिसिनल प्लांट ही कहलाएगा। सो नाउ वी हैव इज देयर लाइक दे आर इंपॉर्टेंट लैंड रिसोर्स, क्योंकि वो प्रोवाइड करते हैं रॉ मटेरियल फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। और अगर आपको ना पता हो तो अभी भी इंडिया की या फिर ओवरऑल वर्ल्ड की भी अराउंड 50-60% ऑफ जो मेडिसिन है वो ड्यू टू लाइक इकोसिस्टम और मेनली लैंड रिसोर्सेज से बनती है, दैट इज ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट यू हैव इज डिफरेंशिएट बिटवीन सॉइल डिग्रेडेशन एंड डिसर्टिफिकेशन। सो सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है, सॉइल डिग्रेडेशन रेफर करते हैं टू द डिक्लाइन इन सॉइल क्वालिटी ड्यू टू द नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स। सो सॉइल डिग्रेडेशन जनरली क्या होता है कि क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी में डिक्रीज होना, या तो नेचुरल या फिर किसी ह्यूमन के फैक्टर की वजह से कि ह्यूमन ने कुछ कर दिया बिकॉज ऑफ दैट। देन यू हैव इज द डिसर्टिफिकेशन,
और ये दोनों इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, सॉइल डिग्रेडेशन एंड डिसर्टिफिकेशन, तो ये याद रखना। सो डिसर्टिफिकेशन जो एक प्रोसेस होता है जिसमें जो फर्टाइल लैंड है उसको डेजर्ट होता है, लाइक लैंड बिकम्स डेजर्ट ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर्स लाइक डिफॉरेस्टेशन या फिर ओवरग्रेजिंग या फिर क्लाइमेट चेंज। इसकी वजह से ये जो एरिया होता है वो एक टाइप का डेजर्टेड बन जाता है जहाँ पे फर्टिलिटी चली आती है। देन ये विज द एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एंड डैम बिल्डिंग ऑन द एनवायरमेंट। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं माइनिंग। सो माइनिंग एंड डैम बिल्डिंग जो है वो उनका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है एनवायरमेंट पे। जैसे कि माइनिंग जो है कैन लेड टू सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, while जो डैम बिल्डिंग है वो लीड करती है टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड ऑल्टरेशन ऑफ रिवर इकोसिस्टम्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं दैट इज लेसन 6। सो नेचुरल रिसोर्सेज में हम पढ़ने वाले हैं इस बार वाटर रिसोर्सेज के बारे में। पिछले बार हमने पढ़ा लैंड रिसोर्सेज एंड नाउ वी हैव इज द वाटर रिसोर्सेज। सो वाटर रिसोर्सेज में फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। सो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कौन सी होती है, तो वो होती है कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर, and ये involve करती है processes such as evaporation, precipitation, transpiration and like many others। और वही वाटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अराउंड द अर्थ इन ओशंस, लेक्स, रिवर्स, ग्राउंड वाटर्स एंड इवन पॉट्स। सो नाउ हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड ऑल्सो कई बच्चे मुझसे हमेशा कहते हैं कि आप जैसे कहते हो कि ये पक्का क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे, तो देखो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के वो चेकआउट कर सकते हो, उसमें आपको खुद मिल जाएगा कि हर बच्चे ने जो कमेंट करके बोला हुआ है कि अराउंड उनके पेपर में 50% क्वेश्चन जो उसी में से आते हैं, और कई बार तो सारे क्वेश्चन लाइक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें से सारे क्वेश्चन जो है वो पेपर में आए थे, मतलब जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए थे वो सारे जो है मेरी वीडियो में इंक्लूडेड थे। सो दैट इज वाई ऑलवेज से कि इन वीडियोस को जो क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो होती है एक तो उन्हें स्लो में देखे करो और दूसरा कम से कम 3 से 4 बार पेपर से पहले देख के जाया करो। नेक्स्ट वी हैव इज राइट अ नोट ऑन वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड एमर्जिंग वाटर रिसोर्स प्रॉब्लम्स। सो हम देख लेते हैं कि वाटर रिसोर्सेज इंडिया में कौन कौन से हैं और उसके नोट लिखना आपको, और कौन कौन सी वाटर रिसोर्सेज प्रॉब्लम जो है इंडिया में अब एमर्ज कर सकती है। सो सबसे पहले हम देखें कि इंडिया जो है एक सिग्निफिकेंट वाटर रिसोर्स है, बिकॉज इंडिया में भी अगर आपको पता है तो इंडिया में लाइक वाटर रिसोर्सेज की जरूरत भी बहुत है और वाटर भी बहुत है, बट इट डजंट मीन कि वाटर सारा पीने लायक है। सो उसमें से मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो खारा पानी है जिसको हम पी नहीं सकते हैं, इंक्लूडिंग मेजर रिवर्स सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना भी है हमारे पास, एज वेल एज न्यूमरस लेक्स और रिजर्वायर्स है। हाउएवर जो अगर हम देखें इमर्जिंग वाटर रिसोर्सेज प्रॉब्लम्स वो हो सकती है पॉल्यूशन, लाइक वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर वो हो सकता है ड्यू टू समरसल वगैरह जैसे हम लगाते हैं आजकल घरों में। सो इससे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट होता है। नेक्स्ट वी हैव इज और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अगर आप देखोगे लाइक कल तो नहीं, कुछ कंट्रीज ऐसी होती है, कुछ स्टेट्स ऐसी होती है जहाँ पे ज्यादा पानी होता है और कुछ स्टेट्स ऐसी होती है जिसमें कम पानी होता है, लाइक केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु ये वाटर के किनारे में है तो इनके पास ज्यादा पानी है। वहीं अगर हम देखो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनके पास पानी की बहुत ज्यादा कमी रहती है, एंड दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज डेजर्ट स्टेट्स। देन यू हैव इज नेचुरल रिसोर्सेज। सो नेचुरल रिसोर्सेज में हम पढ़ने वाला इस बार एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। पहले हमने पढ़ा लैंड, देन हमने पढ़ा वाटर, उसके बाद हमने पढ़ा एनर्जी। सो लैंड, वाटर एंड एनर्जी, सो ये तीनों हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट अ शॉर्ट नोट। सो हमारे को सबसे पहले शॉर्ट नोट लिखना है ऑन एनर्जी रिसोर्सेज। एंड आप सोच रहे हो कि एक एक लाइन के आंसर क्या आप पेपर में लिखोगे, तो ऐसा नहीं है। पेपर में वो लिखोगे जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोज में प्रोवाइड कर रखे हैं ऑलरेडी, पूरी एक्सप्लेनेशन। सो एनर्जी रिसोर्स के बारे में अगर हम देखें तो ये रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में, सच एज फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं। देन वी हैव इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज होते हैं जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं, सच एज सोलर, विंड एंड जियोथर्मल एनर्जी। Then we visit different types of coal. So different types of coal होते हैं like lignite, bituminous and anthracite coal. And India में मुझे कमेंट्स करके बताना कि लाइक कमेंट करके बताना सबसे ज्यादा जो कोल है वो कौन सी लाइक कौन सा पर्टिकुलर टाइप है कोल का जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है इंडिया में। एंड दैट इज कि आपने वो 12th तक भी पढ़ा होगा, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट आर द मेजर एनर्जी सोर्सेज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। सो मेजर एनर्जी सोर्सेज क्या होता है डेवलप्ड कंट्रीज में, सो दैट इज ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, as well as nuclear energy and renewable energy sources such as solar and wind power. नेक्स्ट है इसके क्या फॉसिल फ्यूल जो है वो रिन्यूएबल होते हैं या फिर नॉन रिन्यूएबल होते हैं, और हमारे को उसका रीजन देना है। सो फॉसिल फ्यूल से वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं बिकॉज उनको जो मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं बनने में, एंड देयर रिजर्व्स आर फिनिट लाइक फाइनाइट। दैट मीन्स कि वो जो है एक टाइम पे खत्म हो सकती है। लाइक अगर आपको बताओ भी इंडिया में कोल की कमी बहुत ज्यादा हो रही है, दैट इज कि
वो खत्म होते जा रहे हैं। दीज आर फॉसिल फ्यूल, और कोल भी एक फॉसिल फ्यूल में आता है। एंड जो वंस अगर एक बार डिप्लीट हो गई है फॉसिल फ्यूल्स, तो उनको रिप्लेनिश करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लाइक मिलियन ऑफ ईयर फिर से लगेगा उस कोल को बनने में जिस कोल को हमने यूज किया। सो नाउ वी हैव इज राइट एन अकाउंट ऑफ द ग्राउंड लाइक ऑफ द ग्रोइंग एनर्जी नीड्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, कि इंडिया में इतनी ज़्यादा एनर्जी नीड क्यों है, एंड इसका आपको एक पर्टिकुलर लाइक रेफरेंस लिखना है, इंडिया के हिसाब से आंसर लिखना है आपको। सो इंडिया के जो ग्रोइंग एनर्जी नीड्स है वो मेनली ड्रिवन होती है बाय द पॉपुलेशन ग्रोथ। सो पॉपुलेशन ग्रोथ आपको पता है कि इंडिया की अब जो नंबर 1 पॉपुलेशन में आने लगा है, इंडिया आप अपने पेपर में ऐड कर सकते हो कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो नंबर 1 पे आ गई है। एंड पॉपुलेशन आप देख सकते हो कि रीसेंट पॉपुलेशन क्या है इंडिया की, अराउंड आई थिंक 140 पे चल रही है, 140 बिलियन और 140 करोड़, आई डोंट नो, पर हाँ 140 पे चल रही है, 140 142 पे। देन यू हैव इज द अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जो कंट्री है वो हैवीली डिपेंडेंट है ऑन कोल एंड इट्स एनर्जी नीड्स, बट ऑल्सो ये इन्वेस्ट करती है इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर एंड विंड पावर। हाउएवर अगर हम एक चैलेंज देखें इसका, जो कि है एनर्जी एक्सेस एंड एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब कि हम जब कितना भी एनर्जी यूज कर ले, बट एट द सेम टाइम हमारे को एनर्जी एक्सेस करने में बहुत ज्यादा इश्यूज होंगे एंड एनर्जी की सिक्योरिटी करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट वी हैव इज लेसन 8 दैट इज पॉल्यूशन, एयर नॉइज एंड न्यूक्लियर पॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट लेसन में आई थिंक आपका पॉल्यूशन से बेस्ड है, दैट इज न्यूक्लियर पॉल्यूशन वगैरह नहीं, कोई और पॉल्यूशन है, बट या दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू पॉल्यूशन। सो हम देख लेते हैं पहले पॉल्यूशन जो कि है एयर पॉल्यूशन। या सो नेक्स्ट लेसन इज अराउंड वाटर पॉल्यूशन आई थिंक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एयर पॉल्यूशन में अगर हम देखें, सो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है व्हाट इज पॉल्यूशन, एंड डिस्क्राइब करने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड पॉल्यूशन। सो पॉल्यूशन रेफर करता है टू द प्रेजेंस और इंट्रोडक्शन इनटू एनवायरनमेंट ऑफ कंटेनमेंट्स और सब्सटेंसेस जो कि कॉज करते हैं हार्म और डिस्कम्फर्ट टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो पॉल्यूशन एक होता है कि एक ऐसा लाइक पॉल्यूटेंट जो कि हमारी हवा में मिल गया हो, एक हमारे एनवायरनमेंट में मिल गया हो, जो कि हार्मफुल हो सकता है फॉर द पीपल, फॉर द लिविंग बीइंग्स, और वो डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स सच एज केमिकल पॉल्यूटेंट्स जो कि होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर लेड। देन यू हैव द बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स जो कि होते हैं बैक्टीरिया एंड वायरसेस, फिजिकल पॉल्यूटेंट्स जो कि होते हैं नॉइज एंड रेडिएशन, एंड देन यू हैव द थर्मल पॉल्यूटेंट्स जो कि होते हैं वेस्ट हीट। सो पॉल्यूशन जो है उनको हम डिफरेंट टाइप्स में भी लाइक क्लासीफाई कर सकते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, न्यूक्लियर पॉल्यूशन एंड थर्मल पॉल्यूशन। नेक्स्ट वी हैव, so now we have is the next question, that is question number 2, what are the causes of nuclear hazards and what is its impact on human population। so सबसे पहले न्यूक्लियर हजार्ड्स जो होते हैं वो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल के होते हैं फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स एंड न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग। सो इनकी वजह से न्यूक्लियर हजार्ड जो है वो क्रिएट होते हैं। देन ये है इसके क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं। सो न्यूक्लियर हजार्ड्स के जो सीवियर इम्पैक्ट होते हैं ऑन द ह्यूमन बींग्स, लाइक कॉज कर सकते हैं वो एक्यूट एंड क्रॉनिक हेल्थ इफेक्ट्स सच एज कैंसर, बर्थ इफेक्ट्स एंड जेनेटिक डैमेज। और जो रेडिएशन एक्सपोजर होता है उसका लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं सच एज सॉइल एंड वाटर कंटामिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेसन 9 के बारे में, दैट इज पॉल्यूशन जो कि है वाटर, थर्मल एंड सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कॉजेज एंड मेथड, कैसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट में हम देखेंगे कि जो डिफरेंट सोर्सेज क्या होते हैं वाटर पॉल्यूशन के। सबसे पहले हम देखते हैं वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। सो वाटर पॉल्यूशन जो रेफर किया जाता है कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ओशंस, इन सबको जो कंटामिनेट करना विद द हार्मफुल सब्सटेंसेस, दैट इज वाटर पॉल्यूशन। कॉजेज क्या होते हैं वाटर पॉल्यूशन, दैट इज इंक्लूड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड सीवेज डिस्पोजल एंड ऑयल स्पिल्स। मेथड्स कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन का, दैट इंक्लूड्स ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑयल स्पिल्स। एंड सोर्सेज क्या होते हैं वाटर पॉल्यूशन के, सो देयर आर मेनी सोर्सेज सच एज फैक्ट्रीज और सीवेज, treatment plants, and then you use non-point sources such as agricultural runoff or urban stormwater runoff. So now we have the next question, that is question number 2. Also अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं आपको इससे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, that is because explanation videos में मैंने आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। So question 2 पे हम आ जाते हैं, that is discuss the nature pollutants and suggest remedial measures. सो पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं इन अ वाटर कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। और जो फिजिकल पॉल्यूटेंट होते हैं वो इंक्लूड करते हैं सस्पेंडेड सॉलिड सच एज सेडिमेंट और सिल्ट, विच कैन बी रिड्यूस द क्लैरिटी, लाइक विच कैन रिड्यूस द क्लैरिटी ऑफ वाटर, मतलब वो थोड़ा लाइक नमक वाला पानी होता है ना वैसा बन जाता है, एंड उसका इफेक्ट होता है एक्वेटिक प्लांट्स पे एंड एनिमल्स पे। देन वी हैव इज द केमिकल पॉल्यूटेंट्स। सो जो केमिकल पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हो सकते हैं लाइक हैवी मेटल्स और पेस्टिसाइड्स जो कि कॉज कर सकते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स for humans and wildlife. Then we have the biological
पॉल्यूटेंट्स, तो बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स जो है वो मेनली इंक्लूड करते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज दे जनरली कॉजेज डिसीज इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। देन वी हैव द रेमेडियल मेजर्स कि अब कौन कैसे हम इसको जो ठीक कर सकते हैं। सो रेमेडियल मेजर्स जो है फॉर वाटर पॉल्यूशन वो इंक्लूड करते हैं इम्प्लीमेंटेशन like implementing pollution prevention measures, improving wastewater treatment facilities and developing alternative agricultural practices. नेक्स्ट पे आ जाते हैं लेसन नंबर 10 दैट इज द लास्ट लेसन। एंड देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और केस स्टडीज। केस स्टडीज के बारे में मैं आपको लाइक एक अच्छे से डिटेल्स में बता चुकी हूँ इन द लेसन 10 वीडियो। बड़ी वीडियो है वो, बट जरूर देखना क्योंकि वो केस स्टडीज पेपर में जरूर आएंगी। हो सकता है कि कम से कम 3 क्वेश्चन जो केस स्टडी पे भी आ जाए और हर क्वेश्चन में आपको केस स्टडी एक जरूर मेंशन करनी है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि केस स्टडी वाली जो लेसन 10 की वीडियो है उसे जरूर देखना जो कि इससे पहले ही आई है। So now we have the case studies and the soil waste management. So solid waste management. So इसमें first question है explain e-waste. E-waste क्या होता है? जो कि होता है electronic waste. Then you have the biomedical waste जो कि medical waste होता है and then you have the plastic waste. So इन तीनों को आपको explain करना है। वैसे तो मैंने आपको वीडियो में भी explain किया था lesson 10 की, but इसमें एक बार फिर से explain कर देती हूँ। That is e-waste होता है एक electronic waste जैसे कि old computers, mobile phones और ये जो contain करते हैं toxic materials और ये harmful हो सकते हैं to the environment and human health. Then we have the biomedical waste refers like biomedical waste. So biomedical refers होते हैं like biomedical waste जो है वो होते हैं waste जो कि जनरेट होता है in the healthcare facilities such as syringes and medical gloves जो कि बहुत ज़्यादा हजार्डियस हो सकते हैं, जैसे इंजेक्शंस होते हैं, कॉटन होती है या फिर बैंडेजेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वेस्ट क्रिएट करते हैं इन बायोमेडिकल वेस्ट। Then you have the plastic waste. So plastic waste आपको पता ही है जो कि होता है discarded plastic products which can take 100 years to decompose and can harmful for wildlife. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दैट इज 5R प्रिंसिपल्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। पांचों के बारे में मैंने आपको अच्छे से डीपली बताया हुआ है लेसन 10 वाली वीडियो में, सो आप उसे देख सकते हो। बट हाँ इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 5Rs क्या होते हैं। दैट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड डिस्पोज। सो यहाँ पे डिस्पोज लिखा है। अब आपको बताना है मैंने आपको लास्ट वाला क्या बताया था, दैट वॉज लाइक रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड फिफ्थ वर्ड क्या था, तो आप मुझे कमेंट्स में बताओगे व्हाट आर द 5R प्रिंसिपल्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सो डिस्पोज को हम क्या कहते हैं तो वो भी बताओगे, और अगर वो बताओगे तो एक साथ सारे लिखोगे दैट इज रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड द फिफ्थ वन। और जो इसके प्रिंसिपल होते हैं इसका एम करता है ताकि वो मिनिमाइज कर सके अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड, कंजर्व करते हैं रिसोर्सेज को एंड रिड्यूस करता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। नेक्स्ट वी हैव इज एक्सप्लेन लैंडफिल, कंपोस्टिंग एंड इंसिनरेशन। सो लैंडफिल और कंपोस्टिंग के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और इंसिनरेशन के बारे में मैंने आपको बोला ही था कि आपको इसको बार बार पढ़ना है वरना आप इसे भूल जाओगे। सो फर्स्ट इज लैंडफिल। सो लैंडफिल होता है वो एक एरिया जिसको हमने पर्टिकुलरली डेडिकेट किया होता है टू बरी वेस्ट प्रोडक्ट्स या फिर वेस्ट इन द ग्राउंड। Then we have is composting. So composting होता है एक प्रोसेस जिसमें हम डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को सच एज फूड वेस्ट और यार्ड वेस्ट और प्रोड्यूस करते हैं न्यूट्रिएंट रिच सॉइल अमेंडमेंट को। Then we have is incineration. So incineration एक मेथड होता है ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इन विच जो वेस्ट है लाइक द वेस्ट इज बर्न्ड एट हाई टेम्परेचर ताकि वो प्रोड्यूस कर सके एनर्जी। एंड आ जाते हैं इसी के साथ हम लास्ट क्वेश्चन में दैट इज व्हाट आर, ये वर्ड पता है मुझे पढ़ना तो नहीं आया कि क्या वर्ड है ये, बट ये मुझे लगा था इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई आई इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन इन द वीडियो। एंड देन वी हैव इज वर्मी कंपोस्टिंग। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वर्ड के बारे में, दैट इज इसको मैं बोलूंगी लिचाटे, लिचेते, समथिंग लाइक दैट। ये एक लिक्विड होता है जो कि जनरेट होता है फ्रॉम लैंडफिल साइट्स और ये कंटेन करते हैं पॉल्यूटेंट्स एंड कैन पोटेंशियल है मतलब कंटामिनेट ग्राउंड वाटर। सो ग्राउंड वाटर को जो कंटामिनेट कर सकता है। देन वी हैव इज द वर्मी कंपोस्टिंग। सो ये होता है कंपोस्टिंग, ये प्रोसेस होता है जिसमें हम कंपोस्ट करते हैं that uses worms to decompose organic waste और ये प्रोड्यूस करता है हाई क्वालिटी ऑफ सॉइल अमेंडमेंट। एंड विद दिस वी विल एंड दिस वीडियो हियर ओनली। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कमेंट कर देना, लाइक चैनल पे कमेंट कर देना जो भी आपको वीडियो लगी कैसी लगी कमेंट करके बताना मुझे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो का लाइक टारगेट इस बार मैं रखूंगी हाईएस्ट का, दैट इज 500 लाइक्स का। सो वीडियो का लाइक टारगेट इट्स 500 लाइक्स, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को कमेंट लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना जिसमें आपको लेसन 1 से लेकर 10 तक की सारी वीडियोस है विद द सिलेबस एंड विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो का लिंक। सो स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।